नमस्कार। किस्से कहानी आविद मोटिवेशन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। नम्रता कई दिनों से एक अनाथ लड़की को ढूंढ रही थी और वह उस लड़की से मिलने के लिए मानो बहुत बेताब थी। जब उसने अपने खबरियों को उस लड़की को ढूंढने के लिए कहा और बताया कि यह लड़की कई सालों से गायब है, इसका कोई अता पता नहीं है, मुझे किसी भी हालत में यह लड़की ढूंढ कर ला दो। जितने भी पैसे बोलोगे तुम्हें मैं दे दूंगी, लेकिन मुझे यह लड़की हर हालत में चाहिए, और वह भी जिंदा। बहुत सालों से ढूंढ रही हूँ मैं इसे, पर मुझे मिल नहीं रही है। जिस दिन मिलेगी उस दिन सारा हिसाब किताब पूरा कर लूँगी मैं। अब जाओ यहाँ से और इस लड़की को ढूंढ कर लेकर आओ। उसने अपने खबरियों को उस लड़की को ढूंढने के लिए लगा दिया और साथ में खुद भी उसे ढूंढने की कोशिश कर रही थी। ऐसा नहीं था कि उसने बस खबरियों को ही लगाया हुआ था, खुद भी उस लड़की को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रही थी। सुकून से वह खाना भी नहीं खाती थी, बस उस लड़की को ढूंढने का भूत सवार था उसके सर पर। आखिर कौन थी वह लड़की जिसे ढूंढने के लिए नम्रता पागल हुई जा रही थी और हाथ धोकर उस लड़की को ढूंढने के लिए उसके पीछे पड़ी हुई थी। जब नम्रता ने बहुत दिन उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कई सालों के बाद भी उसके हाथ निराशा ही लगी, तो उसके परिवार वालों ने भी उसे उस लड़की को ढूंढने के लिए मना कर दिया और कहने लगे, अब तो कई साल बीत गए हैं, न जाने वह जिंदा होगी भी या नहीं। कहते समय उसका परिवार बहुत मायूस था, लेकिन फिर भी वह नम्रता से यह बात कह रहे थे। फिर कुछ दिनों बाद जब नम्रता घर से बाहर मार्केट की तरफ जा रही थी, वैसे तो वह हमेशा अपनी गाड़ी से मार्केट जाया करती थी और साथ ही उसका कोई भाई भी उसके साथ जाया करता था। नम्रता चुपचाप घर में बिना किसी को बताए घर के बाहर मार्केट आई। शायद किसी खबरी ने उसे कुछ खबर दी थी, और जब वह उस आदमी से बात करने के लिए आई तो उसने पीछे से एक लड़की को देखकर उस लड़की का पीछा करना शुरू कर दिया। क्योंकि नम्रता ने अभी तक उसका चेहरा नहीं देखा था, लेकिन पीछे से देखने पर वह उसकी कोई जानी पहचानी लग रही थी, इसलिए नम्रता उसका पीछा करने लगी और सोचने लगी कि यह तो बिल्कुल उसके जैसी लग रही है, एक बार इसका चेहरा भी देख लो तो संतुष्टि हो जाएगी। ऐसा कहकर वह उसका पीछा करने लगी। थोड़ी दूर जाने के बाद जब वह लड़की एक चाय के ठेले पर रुकी और चाय वाले से चाय पीने के लिए मांगने लगी, तो चाय वालों ने उसे धक्का दिया। एक तो उसकी स्थिति बहुत ज़्यादा बेकार थी, फटे हुए कपड़े पहने हुए थे और ऊपर से देखने में उसका भेष बिल्कुल भिखारी जैसा था। चाय वाले ने उसे कुछ भी देने के लिए मना कर दिया और उसे धक्का दे दिया। जब वह गिरी उस समय नम्रता भी उसके बहुत करीब ही खड़ी थी। जैसे ही उस लड़की ने अपना चेहरा पीछे किया तो नम्रता उसे देखकर देखती ही रह गई और उसे आवाज़ देकर रुकने के लिए कहा, लेकिन जैसे ही उस लड़की ने नम्रता की आवाज़ सुनी और उसकी तरफ देखा तो वह उधर उधर देखकर वहाँ से भागने लगी। वह अमृता से बहुत ज़्यादा डर रही थी, मानो जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो, लेकिन नम्रता उसे आवाज़ देकर उसके पीछे भागी ही जा रही थी। आखिर कौन थी वह लड़की जो नम्रता को देखकर ऐसे भाग रही थी, जैसे मानो उसने कोई भूत देख लिया हो। लेकिन दूसरी तरफ नम्रता, उसकी आंखों में एक अलग सी खुशी थी, जैसे उसकी बरसों की मेहनत आज सफल हो गई हो। अब यह जानने के लिए कि वह लड़की कौन थी, कुछ समय पहले चलते हैं। नम्रता, शांति, योगेश और विनीत चारों बहन भाई थे और इन चारों में बहुत ज़्यादा प्यार भी था। दोनों बहनों में सबसे बड़ी थी, एक छोटी, एक बहुत ज़्यादा समझदार तो एक उसकी बिल्कुल उल्टी थी। वही दोनों भाई उनके जिनमें से एक सबसे बड़ा था, जिसका नाम विनीत था, जो शांति से बड़ा था, और फिर उसका छोटा भाई योगेश, और फिर नम्रता। दोनों छोटे बहन भाई की खूब ही पड़ती थी। वैसे तो अगर मौका मिलता तो दोनों में से कोई भी एक दूसरे को डांट लगवाने में पीछे नहीं था। वैसे तो उनका बड़ा भाई सपोर्ट किया करता था, क्योंकि समझदार भी था। फैमिली बहुत अच्छी थी, खासी नामी थी, परिवार था उनका। परिवार में किसी भी तरीके की कोई खटपट नहीं थी और ना ही खाने कमाने की कोई चिंता।
खुद का बिजनेस था तो इसलिए बच्चे भी घर का बिजनेस चलाने के लिए तैयार थे। उसी के मुताबिक उन्होंने अपनी पढ़ाई भी की थी। दोनों भाई अपनी बहनों से बहुत प्यार करते थे। कहीं भी अगर किसी भी बहन को जाना होता तो दोनों भाई में से कोई ना कोई साथ जाता, या फिर समय होता तो दोनों ही साथ चले जाया करते थे। घूमना फिरना और मस्ती करना चारों में बहुत अच्छे से था। अपने दोस्तों के साथ भी अच्छा समय बिताते थे। परिवार वालों की सोच भी इतनी बेकार नहीं थी, क्योंकि परिवार में सब कोई पढ़ा हुआ था। इस वजह से वह लोग अपने बच्चों की सारी बातें भी समझते थे। दोनों भाई हमेशा उनके साथ रहते, जिससे उनके परिवार वालों को भी ज़्यादा चिंता नहीं थी। जो भी उनके ऑफिस में काम होता वह कर देते, और उसके बाद अगर कहीं भी बहनों को जाना होता तो उनके साथ बॉडीगार्ड बनकर हर जगह चले जाया करते थे। कॉलेज में सबसे पहले बड़े भाई का एडमिशन हुआ, जिसका नाम विनीत था। उसका एडमिशन हुआ। फिर जब वह सेकेंड ईयर में आया तो उसकी बहन का एडमिशन हो गया, और जब वह पोस्ट ग्रेजुएशन करने लगा तो उसके तीनों भाई बहन भी उसके साथ कॉलेज में पढ़ते थे। खूब मौज मस्ती चारों साथ में मिलकर किया करते थे। और मजाल है किसी की जो कोई भी फालतू बोल जाए। बहनें भी अपने भाई के साथ बेफिक्र तो रहती ही थीं। मजाल है पूरे कॉलेज में कोई भी लड़का उनसे फालतू बोल जाए। लेकिन जैसे ही बड़े भाई की पढ़ाई पूरी हुई और दोनों छोटे बहन भाई भी अपनी बहन के साथ वैसे ही रहते थे जैसे पहले बड़े भाई के साथ रहते थे। लेकिन धीरे धीरे शांति ने उनके साथ बात करना रहना थोड़ा थोड़ा कम करने लगी। ना ही तो वह उनके साथ लंच किया करती थी, ना ही वह उनके साथ कॉलेज जाया करती थी, ना ही कॉलेज में कुछ बात किया करती थी। अपने आप में मगन रहने लगी थी। बस एक फ़ोन कॉल आई नहीं कि बस फ़ोन पर चिपक ही जाती। धीरे धीरे यह सब बढ़ने लगा और शांति मानो अपने परिवार से बिल्कुल अलग सी होती चली गई। उसे अपने परिवार वालों की कोई भी बात अच्छी ही नहीं लगती थी। बस जो भी अपना काम होता वह सब काम करती और झट से अपने कमरे में पहुंच जाया करती थी, या फिर कॉलेज जाना होता तो अकेले ही जाया करती थी। एक दिन दोनों भाई बहन अपनी बड़ी बहन से कहने लगे कि दीदी, आज हम दोनों भी आपके साथ ही कॉलेज जाएंगे। जब हम तीनों एक ही कॉलेज में जाते हैं तो हम तीनों एक साथ क्यों नहीं जा सकते? पहले भी तो हम एक साथ जाया करते थे। पता नहीं आपको क्या हो गया है, अब तो हमसे अच्छे से बात भी नहीं करती हो और अकेले खोई खोई रहती हो। छोटी छोटी सी बातों पर गुस्सा करने लगी हो आप। हमें नहीं पता, आज तो हम आपके साथ कॉलेज जाएंगे। ऐसा कहकर दोनों बहन भाई ताली देकर हंसने लगे और कहने लगे, हमने तो कह दिया सो कह दिया, आज तो हम आप ही के साथ कॉलेज जाएंगे। उनकी बड़ी बहन शांति ने कहा, प्यार से कह रही हूँ, कॉलेज चले जाओ। मुझे जब जाना होगा मैं तब चली जाऊंगी। मेरे चक्कर में इंतज़ार मत करो, तुम्हारे लेक्चर मिस हो जाएंगे। फिर मुझसे मत कहना कि मेरे चक्कर में तुम्हारे लेक्चर मिस हुए हैं। लेकिन दोनों बहन भाई ने जाने से साफ इनकार कर दिया और वहीं अपना बैग लेकर बैठ गए। छोटे बच्चों की तरह। वैसे तो घर के वे सबसे छोटे ही थे, लेकिन छोटे बच्चे नहीं रहे थे, क्योंकि वह कॉलेज में आ चुके थे, ग्रेजुएशन कर रहे थे और उनकी हरकतें बिल्कुल छोटे बच्चों के जैसी थी। उनकी इन हरकतों पर बड़ी बहन को बहुत ज़ोर से गुस्सा आया और वह बोली, तुम्हें समझ नहीं आता? मुझे तुम्हारे साथ कॉलेज नहीं जाना। और दोनों को वहाँ से धक्के देकर भगा दिया। जाओ अकेले कॉलेज, मैं आ जाऊंगी। दोनों भी गुस्से में उठकर चले गए और कहने लगे कि आज तो आकर हम आपकी शिकायत करेंगे। आप हमारे साथ कॉलेज नहीं जा रही हैं, फिर देखना जितनी आपने हमारी पिटाई लगाई है उससे ज़्यादा आपको लगेगी। और टेढ़ा टेढ़ा मुंह बनाकर चले गए। उनकी हरकतें तो ऐसी थी जैसे कोई छोटा बच्चा हो, और देखकर हंसी आ रही थी। लेकिन न जाने क्यों शांति बहुत गुस्से में थी। कुछ दिनों बाद शांति अचानक से गायब हो गई। उसके परिवार वालों ने, भैया ने, बहन ने, सब ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर वह नहीं मिली। लगातार 2-3 साल ढूंढने के बाद भी जब बहन नहीं मिली तो उनकी उम्मीद भी टूट गई कि अब उन्हें उनकी बेटी नहीं मिलेगी। उन्हें यह बिल्कुल नहीं पता था कि आखिर हुआ क्या है। अचानक से उनकी बेटी को क्या हुआ, वह कैसे गायब हो गई, और उसका कोई अता पता नहीं था। ना ही उसके कॉलेज में किसी को कुछ पता था और ना ही उसके किसी फ्रेंड को कुछ पता था। अब शांति की बहन नम्रता समझदार तो बहुत थी, लेकिन
जब उसके साथ उसके 3 बड़े बहन भाई थे तो वह आखिर क्यों अपनी समझदारी दिखाती। हमेशा खुद को छोटे बच्चों की तरह ही रखती थी और हर चीज़ के लिए जिद किया करती थी। लेकिन जिस दिन से उसकी बहन गायब हुई, मानो सारी समझदारी उसमें अपने आप अचानक से आ गई। अपनी बहन को उसने हर जगह ढूंढा और जब घर के सब लोग हार कर बैठ गए, उसके बाद भी उसने हार नहीं मानी और अपनी बहन को ढूंढती रही। उसने अपने आसपास की सभी जानकारी से खबरियों को लगा दिया और अपनी बहन का फ़ोटो देकर ढूंढने के लिए कहा। बोला कि यह 2-3 साल से गायब है, लेकिन मुझे पता है कि इसे कुछ नहीं हुआ है और एक दिन मुझे मेरी बहन ज़रूर वापस मिल जाएगी। बस किसी भी तरह तुम लोग मेरी बहन को ढूंढ लो, तुम्हें मुँह मांगी कीमत दूंगी मैं। और सब लोग उसकी यह बात सुनकर उसकी बहन को ढूंढने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे थे कि अगर एक बार यह लड़की मिल गई तो हम तो माला माल हो जाएंगे। लेकिन फिर भी किसी को शांति का कुछ पता नहीं चला। एक दिन जब नम्रता मार्केट किसी से मिलने अपनी बहन के सिलसिले में बात करने के लिए गई थी, घर पर बिना किसी को बताए चुपचाप, तो उसने रास्ते में एक लड़की को देखा जो पीछे से हूबहू उसके बहन के जैसी दिखाई दे रही थी। लेकिन उसकी हालत इतनी ज़्यादा बेकार थी कि उसे पहचान पाना मुश्किल था। अगर वह चेहरा देखती तो एक बार को पहचान भी लेती, लेकिन पीछे से पहचान पाना तो नामुमकिन ही था। फिर भी न जाने क्यों नम्रता को लग रहा था कि यही उसकी बहन है। नम्रता ने कुछ दूरी तक उसका पीछा किया, फिर जब उसने उस लड़की के चेहरे को देखा तो वह देखकर हक्का बक्का रह गई और खुशी के मारे उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह अपनी बहन का नाम लेकर उसे बुलाने लगी कि दीदी, हमने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, पर आप हमें कहीं नहीं मिली। और आपकी यह हालत कैसे हुई? अपनी बहन को देखकर शांति भागने लगी और उसके पीछे पीछे नम्रता भागने लगी। दीदी रुक जाओ, आप कहाँ जा रही हो? सालों बाद तो आप मिली हैं। मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। पूरे परिवार ने आपको ढूंढने के लिए क्या क्या नहीं किया, लेकिन हमें आप कहीं नहीं मिली। आप मुझे बताइए आपकी यह हालत कैसे हुई है? क्योंकि शांति की हालत भिखारी से भी ज़्यादा बदतर थी। कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे, बाल चेहरे पर बिखरे हुए और अकड़े हुए बाल थे। उसके चेहरे पर इतनी ज़्यादा मिट्टी लगी हुई थी, स्किन एकदम काली हो रखी थी और दांत एकदम पीले, बहुत डरावनी लग रही थी देखने में तो। नम्रता ने उससे पूछना चाहा, लेकिन शांति भागने लगी और बोली, तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती और मैंने कुछ नहीं किया है। तुम क्यों मुझे परेशान कर रही हो? मैंने तो बस चाय मांगी थी, उसने नहीं दी। मैंने तुमसे कुछ नहीं लिया है, मुझे मारना मत, मुझे छोड़ दो। अजीब अजीब बातें अपनी बहन से कहने लगी। नम्रता बोली, मैं आपसे कुछ नहीं कहूँगी। आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? क्या आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं आपकी बहन हूँ नम्रता। दीदी, आप एक बार मेरे साथ घर चलिए, आपको सब याद आ जाएगा। शांति ने जाने से मना किया और इधर उधर भागने लगी। तब नम्रता ने घर पर कॉल किया और अपने भाइयों से गाड़ी लेकर आने को कहा। भाइयों ने कहा कि तुम कहाँ हो और ऐसे अकेले बिना किसी को बताए कहाँ चली गई हो? मैंने कहा था ना कि घर से बाहर जाओ तो हम में से किसी को साथ लेकर जाना। जिस दिन से शांति गुम हुई है, उस दिन से हमें बहुत डर लगता है। इकलौती बहन बची हो तुम हमारी, हम नहीं चाहते कि तुम्हें कुछ हो। तब नम्रता बोली, भैया पहले गाड़ी तो लेकर आओ, आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ है मेरे पास। जल्दी लिए गाड़ी लेकर, और हाँ, छोटे भाई को भी साथ लेकर आना। दोनों भाई गाड़ी लेकर वहाँ पहुँच गए। जब उन्होंने देखा कि नम्रता किसी भिखारन के पास बैठी है, पास जाकर देखा और बोले, नम्रता तुम यहाँ क्या कर रही हो इस भिखारन के पास बैठकर? जैसे ही उसने अपना चेहरा ऊपर किया तो वह देखकर देखता रह गया और बोला, शांति तुम कहाँ चली गई थी बहन? हमने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। आखिर तुम इस घर में बिना किसी को बताए कहाँ चली गई थी? और ऊपर से तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? सबसे पहले तो तुम हमारे साथ घर चलो। उन सबको देखकर शांति बहुत घबरा रही थी। उसकी मानसिक स्थिति सही नहीं थी। यह बात नम्रता समझ चुकी थी और वह यह भी समझ गई थी कि ना जाने दीदी ने 3-4 सालों में कैसी कैसी स्थितियां मिल रही हैं, क्या क्या फेस किया है।
उन्होंने, जिसकी वजह से उनकी मानसिक स्थिति ऐसी हो गई है और वह हमें भी नहीं जान रही। उसने अपने भाइयों को बताया और वह लोग उससे प्यार से बात करके उसे अपनी बातों में ले और फिर उसे अपने साथ घर ले जाने के लिए कहने लगे। तब नम्रता बोली कि भैया, अगर ऐसी स्थिति में हम दीदी को घर लेकर जाएंगे तो माँ पापा और घर के सभी लोग बहुत दुखी होंगे। यह तो हमें भी नहीं पता कि उनके साथ क्या हुआ है। जब तक यह खुद नहीं बताएं तब तक हमें कुछ पता नहीं चलेगा। इसलिए बेहतर होगा कि हम इन्हें पहले हॉस्पिटल लेकर जाएं, इनका ट्रीटमेंट कराएं। मैं इनके लिए कुछ कपड़े लेकर आती हूँ छोटे भाई के साथ जाकर, और उनकी स्थिति जैसे ही ठीक होगी तो हम इन्हें घर लेकर चलेंगे। उसके बड़े भाई को यह बात ठीक लगी तो उन्होंने ऐसा ही किया। उसे अस्पताल में एडमिट किया। उसकी दशा सुधरी और अब उसकी मानसिक स्थिति भी थोड़ी सुधरने लगी थी। उसका ख्याल उसके बहन भाई बहुत अच्छे से रखते थे। उसे एक मिनट भी अकेला नहीं छोड़ते थे। कभी छोटा भाई तो कभी बड़ा भाई तो कभी बहन अपने अपने काम करके आया करते थे और एक एक करके वहाँ से चले जाया करते थे, क्योंकि वह एक साथ भी तो वहाँ से अपने काम के लिए नहीं जा सकते थे ना। उनकी बहन पहले कैसे गायब हुई थी वह नहीं जानते थे कि दोबारा भी उसके साथ कुछ ऐसा ना हो जाए। वह 24 घंटे अपनी बहन पर नज़र गड़ाए रखते थे। बहुत प्यार करते थे अपनी बहन से। जब शांति की मानसिक स्थिति ठीक हुई, वह अपने बहन भाइयों को पहचानने लगी तो वह लोग उसे अपने घर लेकर गए। माता पिता से मिलाने के बाद शांति बहुत रोई और साथ ही उसके परिवार वाले भी अपनी बेटी को देखकर खुश हुए। लेकिन इतने सालों तक उससे दूर थे और इसी कारण वह बहुत ज़्यादा रो भी रहे थे। खुशी और आंसू दोनों एक साथ। पूरा परिवार आज बहुत ज़्यादा खुश था, मानो आज उनके परिवार में त्योहार हो। अपनी बेटी के मनपसंद का खाना बनाया था और सब लोग उसे इतना ज़्यादा प्यार कर रहे थे कि बेटा यह खा, तू यह खा, इतनी दुबली हो गई है, कुछ खाया भी था तूने या नहीं, आखिर तू थी कहाँ। और ऊपर से हर किसी के अलग अलग सवाल थे। जानना चाहते थे कि उनकी बेटी के साथ आखिर हुआ क्या था, अचानक से कहाँ गायब हो गई थी, जिसके बारे में किसी को पता नहीं था। तब शांति ने बताना शुरू किया कि इसके साथ क्या हुआ था। शांति अपने कॉलेज में अपने भाइयों के साथ बहुत खुश थी और साथ ही अपने भाइयों और बहनों के साथ रहा करती थी और किसी की भी दादागिरी से डरती नहीं थी। उसकी यह बात उसके कॉलेज के कुछ बच्चों को पसंद नहीं थी। उनके कॉलेज का एक ग्रुप उन चारों बहन भाइयों से बहुत ज़्यादा चिढ़ता था। एक दिन कॉलेज में उसकी बहन की कुछ पिक्चर्स कॉलेज की एक लड़की ने खींच ली और शांति को ब्लैकमेल करने लगे। पहले तो उन लोगों ने उसे पैसों की डिमांड की। जब उनकी सारी डिमांड पूरी करती गई और उनसे घर में किसी को नहीं बताया तो उन लोगों की डिमांड बढ़ती चली गई और एक दिन उन्होंने उसे एक एड्रेस पर आने के लिए कहा। जब शांति वहां पहुंची तो वहां पर उसके कॉलेज के कुछ लड़के और लड़कियां थीं। उन्होंने शांति को वहां बुलाया था। पहले तो लड़कियों ने शांति की बहुत पिटाई लगाई। उसके सारे बाल बिखरे हुए थे। उसमें इतना बजाया कि उसके मुंह से खून निकलने लगा था। फिर थोड़ी देर बाद उन लड़कों ने उसे ड्रग्स दिया और जब उसे नशा होने लगा तो उन लोगों ने एक बाहर के आदमी को बुलाकर उसे बेच दिया, क्योंकि उन लोगों को यह तो पता ही था कि शांति बिना किसी को बताए आई है और ऊपर से इसमें घर में भी किसी को उनके बारे में नहीं बताया है। तो अब हम इसे कहीं भी बेच दें, किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा। और हुआ भी ऐसा ही। घर में किसी को कुछ पता नहीं चला कि रातों रात उनकी बेटी कहाँ गायब हो गई। ना किसी ने उसे जाते हुए देखा, ना किसी और को घर आते हुए। अब शांति को शहर से बाहर ले जाने के लिए 1-2 साल तो उन लड़कियों को एक जगह कैद करके रखा गया, क्योंकि लड़कियों को वह लोग विदेश बेचने वाले थे। लेकिन उनकी जो प्लानिंग थी वह साल में एक ही बार लड़कियों को बाहर भेज सकते थे। 2 बार तो उनकी प्लानिंग फेल हो गई थी, जिसकी वजह से लड़कियां वहीं रह गईं और तीसरी बार भगवान की नज़र सीधी थी कि शांति वहां से भागने में कामयाब हो गई और इत्तेफाक से अपनी ही बहन को मिली। उन किडनैपर के हाथ नहीं लगी। शांति उस समय किसी को कुछ बता भी नहीं सकती थी। उसकी हालत अच्छी नहीं थी। वह मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी थी, क्योंकि वहाँ का माहौल बिल्कुल अच्छा नहीं था। वहाँ पर चीखने चिल्लाने की आवाज़, इतनी सारी लड़कियों को बंद कर रखना, और कई लड़कियों ने तो वहाँ पर सुसाइड भी कर लिया था।
लेकिन शांति नहीं चाहती थी कि उसके परिवार को उसके बारे में कुछ पता ही ना चले और वह यूं ही मर जाए। वह चाहती थी कि इस सब के बारे में वह अपने परिवार को बताए और उसके साथ क्या हुआ उस सब के बारे में भी। लेकिन वहाँ जब कुछ लड़कियों ने सुसाइड किया जिसकी वजह से उनके अंदर एक डर बैठ गया और ऊपर से खाना भी वह लोग भरपेट नहीं देते थे, कुत्ते बिल्लियों की तरह उन्हें रखा जाता था। जब शांति ने अपनी सारी दुख भरी कहानी अपने परिवार वालों को सुनाई तो वह लोग बहुत ज़्यादा दुखी हुए। उनकी आंखों से आंसू थम ही नहीं रहे थे। वे सोच रहे थे कि हमने अपनी बेटी को कितने नाजों से पाला था और इन 3 सालों में उसने कितनी ज़्यादा मुश्किलों का सामना किया है। आज तक हमने अपनी बच्चियों से ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं की और उन दरिंदों ने मेरी बच्ची के साथ इतना कुछ किया। छोड़ूंगा नहीं मैं उन्हें। उसके पापा ने तभी पुलिस इंस्पेक्टर को कॉल किया और उसे इस बारे में सब कुछ बताया, लेकिन पुलिस वाले उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की क्योंकि इतना छोटा रैकेट तो था नहीं कि इसके बारे में उन्हें पता ना हो। सब उन्हें पता था, लेकिन उन्हें रिश्वत भी इतनी मोटी दी हुई थी तो उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। जब 1-2 घंटे बाद भी थाने में कोई रेस्पॉन्स नहीं आया तो शांति के पिता उन्होंने सीधे डीएसपी को कॉल किया, उन्हें इस बारे में सब कुछ बताया। उनके बात सुनकर डीएसपी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया कि इन जैसे करप्ट ऑफिसर ने हमारा नाम बदनाम करके रखा है, इसलिए जनता पुलिस पर भरोसा नहीं करती। आप टेंशन मत लीजिए सर, मैं इस बारे में खुद तहकीकात करूंगा। उन्होंने अपनी बेटी के बताए मुताबिक पहले तो उन सभी स्टूडेंट को अरेस्ट कराया और फिर पुलिस वालों ने उनसे उगलवाया कि वह लोग लड़कियों को कहाँ बेचते हैं और वह कहाँ जाती हैं। जब पुलिस वालों ने यह सब उनसे उगलवा लिया तो उसके बाद उन्होंने वहाँ पर जाकर छापा मारा और लड़कियों को बरामद किया। लड़कियों को वहाँ से आज़ाद करवा दिया और साथ ही जो जो इस रैकेट में थे उन सबको अरेस्ट किया गया और सज़ा दिलाई गई। शांति और उनका परिवार खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगे। लेकिन हाँ, जो शांति के साथ हुआ था उससे वह बहुत ज़्यादा सहम गई थी और अब वह आसानी से किसी पर भी भरोसा नहीं करती थी क्योंकि उसने अपने जिन दोस्तों पर भरोसा किया था उन्होंने ही उसके साथ ऐसा किया। अब शांति बहुत ज़्यादा संभल कर रहने लगी और सतर्क भी, आसानी से किसी पर भरोसा नहीं करती। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी कहानी? कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।